जय हिंद। ज्ञान विस्तारा में सभी का स्वागत है, जहां आप मेरे साथ पूरे जीएस यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को बहुत ही क्लियरली समझेंगे और सीखेंगे। इस सीरीज की शुरुआत हम ज्योग्राफी से करने वाले हैं। इस वीडियो में पहले हम थोड़ी सी थ्योरी, आज के बाद जितनी वीडियो आएंगे पहले हमारा तरीका ये रहेगा पढ़ाने का कि हम पहले थोड़ी थ्योरी जानेंगे। ठीक है, हमारी थ्योरी का जो बेस होगा वो एनसीईआरटी होगा। हमने एनसीईआरटी कुछ पैराग्राफ्स उठाए हैं, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ हमारे फैक्चुअल डेटाज हैं, कुछ थ्योरी हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और फिर पूछे जाने की संभावना है। उसका हमारा बेसिस होगा घटना चक्र। घटना चक्र के हम सारे सवाल उठाएंगे और हम इसमें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास का। और सबसे पहले वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड में गैलेक्सीज क्या है, आकाशगंगा क्या है, तारे क्या है, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या थ्योरीज हैं, तारों की लाइफ साइकिल क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस क्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीजें जान लेते हैं हम। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है। ओके, तो इस ब्रह्मांड के यूनिट्स, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा। जैसे हमने बोला कि ये हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में मिलियंस ऑफ, ठीक है, 100 मिलियंस ऑफ, सॉरी 100 बिलियंस ऑफ हमारी गैलेक्सीज हैं। मतलब आकाश गंगा है। और एक आकाश गंगा में मैंने कहा कि एक ब्रह्मांड में हमारा बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सीज में, एक आकाश में हमारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ये हम छोटा करके यूनिट लिख रहे हैं, स्टार्स हैं। और एक स्टार, जैसे हमारा एक सन, हमारा सूर्य जो है एक तारा है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो तारों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो एक तारे के अंतर्गत हम बहुत सारे ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। और जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको मून्स बोलते हैं। तो ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर किस तरीके से लिखा गया है, देखो, गैलेक्सी जो है यूनिवर्स का चक्कर लगाएगी, आकाश गंगा जो है ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगी, तारा जो है वो अपने आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा। हर तारा का अलग अलग आकाश गंगा है। जैसे हमारा जो तारा है सूर्य, हम सौर परिवार में आते हैं, तो हमारा तारा सूर्य है, वो सूर्य आकाश गंगा का मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। फिर जो हमारा स्टार सन है, सन के अराउंड हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं, तो प्लैनेट स्टार का चक्कर लगाएगा। और जो प्लैनेट है, जैसे हमारा प्लैनेट क्या है, अर्थ है, हमारा प्लैनेट पृथ्वी है, हमारा ग्रह पृथ्वी, तो पृथ्वी का चक्कर मून लगाएगा। ये बात हम समझ गए। तो ये ऑर्डर होगा यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह और चंद्रमा। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, क्या क्या थ्योरीज है, ये सब हम चीजें जानते हैं। देखिए, जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा प्रचलित है। बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट में बहुत हाई टेम्परेचर है और बहुत हाई डेंसिटी, और अचानक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद इसमें विस्फोट होता है। विस्फोट का कारण अभी तक अननोन है, साइंटिस्ट नहीं पता कर पाए हैं कि वो विस्फोट का कारण क्या है। ये थ्योरी है, मानना है कि एक विस्फोट हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्यों बोल रहा हूं, एक मिनट, सॉरी, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत कम, जब विस्फोट होने के एक सेकंड भी मत सोचो, मान के चलो 10⁻⁻⁻34 35 सेकंड, सोच लो कितना सेकंड है, इतने कम सेकंड में पूरी ब्रह्मांड हमारी अस्तित्व में आ गई। चलो हम देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारी ये थ्योरी किसने दी थी, तो हमारी जो थ्योरी है बिग बैंग की, सबसे पहले ये जो शब्द है बिग बैंग, ठीक है, ये जॉर्ज लेमेटेर ने दी थी, ठीक है, और उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के नाम से, कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये सही बात है, हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपैंड हो रहा है। जब हम हिंदी में बात करेंगे तो विस्तारित ब्रह्मांड का विचार है।
उसके बाद 1967 में 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इस थ्योरी का इंटरप्रिटेशन, इस थ्योरी के बारे में और डिटेल्स प्रेजेंट की, और उन्होंने बताया कि जो बिग बैंग की घटना है वो आज से लगभग 13.7 या 13.8 बिलियन ईयर से हुई थी। 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले ये घटना हुई थी। और हमने जैसा बताया कि एक बिंदु था, ठीक है, जिसमें मान लो कि पूरा ब्रह्मांड जो है संकुचित है, ठीक है, और बहुत हाई डेंसिटी और बहुत हाई टेम्परेचर उस बिंदु का था। अचानक से एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद पूरा ब्रह्मांड चारों डायरेक्शन में फैल गया। मान लो कि ये हमारा अचानक से जब इसमें हम विस्फोट करेंगे तो इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में ये फैल गया और इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनंत संख्याएं बनी हमारी आकाशगंगा की, और अनंत तारे बने, फिर अनंत ग्रह बने, ठीक है, अनंत फिर हमारे चंद्रमा बने, मून्स बने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये यही मैं बात कर रहा था कि मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी और पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट टेम्परेचर है। अचानक देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 10⁻⁻43 सेकेंड्स, ठीक है, में ब्रह्मांड धीरे धीरे पूरा अस्तित्व में आने लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं अपनी आकाशगंगा के बारे में, अपनी गैलेक्सी के बारे में। अच्छा, जैसे हमने बताया कि 100 से 200 बिलियन, 100 से 200 अरब हमारी गैलेक्सी हैं, आकाशगंगाएं हैं, और हर आकाशगंगा के अंतर्गत 100 बिलियन लगभग स्टार्स होते हैं। हमने बचपन में एक चीज सुना था, हम जैसे बड़ों से सवाल करते थे कि आकाश में कितने तारे हैं, तो वो बता देते थे, उनके पास जवाब होता नहीं था, तो बताते थे कि जितने तुम्हारे सर पे हैं। अब आप सर पे तो बाल गिन नहीं पाओगे, तो आप मान लेते थे कि गिना नहीं जा सकता है, आकाश में इतने तारे हैं। तो आप समझ लो कि कितने तारे हो सकते हैं आकाश में। लगभग 100 से 200 आकाश गंगाएं हैं, 100 से 200 बिलियन आकाश गंगाएं हैं। और एक आकाश गंगा के अंतर्गत, जैसे हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, ठीक है, और उसके अंतर्गत लगभग 100 अरब, ठीक है, तारे। अच्छा, शेप के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा की शेप साइज अलग अलग होती है, वेरी करती है, ठीक है। कोई बहुत बड़े आकाशगंगा है, कोई बहुत छोटे आकाशगंगा है, कुछ का शेप स्पाइरल है, सर्पिला है, और जो हमारी आकाशगंगा है उसका शेप जो है बैरल शेप का है। हमारी आकाशगंगा का शेप कैसा है? बैरल शेप का, कुछ ऐसा है, ठीक है, जैसे ऐसा कुछ है। उसके बाद ये ऐसे गया है, ठीक है, मान लो, और ये ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे कुछ हमारी आकाशगंगा का शेप, ठीक है, और भी ऐसे। आप एक बार देख लेना, मैं फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। तो हमारी आकाशगंगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 2005 में स्पित्जर स्पेस टेलीस्कोप से इसे ढूंढा गया था। 2005 में स्पित्जर स्पेस टेलीस्कोप से इसे ढूंढा गया था। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस है। मैं भी बस थ्योरी के बाद दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने बात किया कि यूनिवर्स जो है ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज का ये कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, ठीक है। और हमने पता है कि हर एक गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन जो स्टार्स हैं, तारे हैं हमारे 100 बिलियन। तारे बनते कैसे? तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो हमारा सूर्य है, जो एक तारा है, तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो ही एटम से मिलके सूर्य बना है। बेसिकली हम बात करें तो हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है। जब दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो एक हीलियम एटम का निर्माण होता है, ठीक है। तो सूर्य किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम एटम के गैसेस से बना है। तो सूर्य जैसे ही बाकी तारे भी हाइड्रोजन हीलियम एटम के गैसेस से बने होंगे, ठीक है। तो ये नेबुला के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इनके बनने का कारण क्या होता है? गैसेस जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, डस्ट पार्टिकल्स के कारण, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर के कारण, और भी फैक्टर्स हैं जो स्टार्स के, जो तारे के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। अब तारे के निर्माण जो है ये अलग अलग चरणों में होते हैं, अलग अलग फेजेज होते हैं, और ये फेजेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो, एक जो तारा होता है उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है क्लाउड ऑफ गैस के फॉर्म में, जिसको नेबुला बोलते हैं। अभी हमने बात किया, नेबुला बोलते हैं। अब नेबुला जो है ये बाद में फिर क्या बनेगा? प्रोटोस्टार। ये बस याद रखना है कि पहले क्या बनेगा? नेबुला। दूसरे में क्या बनेगा? नेबुला ट्रांसफॉर्म होगा प्रोटोस्टार में, ठीक है। प्रोटोस्टार को प्रोटोस्टार हिंदी में भी बोलेंगे। उसके बाद स्टार जो है तीसरे फेज में अपना इंटर करता है, जिसको बोलते हैं मेन सीक्वेंस फेज। और हमारा जो सूर्य है ये मेन सीक्वेंस फेज में ही है। और मेन सीक्वेंस फेज में लगभग 9 से 10 मिलियन साल एक तारा 9 से 10 मिलियन साल रहता है। अब अभी हमने बताया कि जैसे कोई भी तारा है, जैसे हमारा सूर्य, वो हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है। हाइड्रोजन एटम ही मिलकर हीलियम एटम बनाते हैं। जब धीरे धीरे इसकी जो
फ्यूल है, इसकी जो ऊर्जा है धीरे धीरे जब कम होती रहती है, तो ये तारा फिर डेवलप करेगा चौथे फेज में, जिसको रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट बोलते हैं। जो छोटे तारे होंगे वो रेड जाइंट बनेंगे, जो बड़े तारे होंगे वो रेड सुपर जाइंट बनेंगे। और सबसे लास्ट फेज जो होगा जब तारों की मृत्यु हो रही होगी, ठीक है, तो तारे बन सकते हैं आपके व्हाइट डॉफ, ठीक है, बौने तारे जिसे बोलते हैं, और देन ब्लैक डॉफ क्या है ये हम समझेंगे, ठीक है। फिर बन सकते हैं आपके पल्सर, और थर्ड आपके बन सकते हैं, आपने सुना होगा एक टर्म, ब्लैक होल, ठीक है। ये तारों की जब मृत्यु होती है तो ये तीन में कन्वर्ट होते हैं। अब तारों की साइज क्या है, ठीक है, तारों में जब आखिरी विस्फोट होता है उनकी मृत्यु के समय, उसके बाद वो डिसाइड होता है कि वो तारा पल्सर बना, कि ब्लैक होल बना, कि ये व्हाइट डॉर्फ बना, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमने बोला कि सबसे पहले तारा जो है नेबुला फेज में होता है। ये हमें बिल्कुल फेजेस याद रखने हैं कि सबसे पहले नेबुला में, फिर प्रोटोस्टार, फिर मेन सीक्वेंस, मेन सीक्वेंस के बाद रेड सुपर जाइंट्स या फिर रेड जाइंट्स, ठीक है। अच्छा देखो, जो छोटे तारे होंगे रेड जाइंट्स होंगे, वो पहले बनेंगे व्हाइट डॉर्फ, ठीक है, मतलब श्वेत बौने तारे, और फिर ब्लैक डॉर्फ, काले बौने तारे। फिर जो जो रेड सुपर जाइंट होगा, सुपर मतलब बड़ा, सुपर जाइंट में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, और ये या तो ब्लैक होल बनेगा या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और न्यूट्रॉन स्टार का ही दूसरा नाम क्या है, पल्सर इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा, इसको हम मानव जीवन में जो क्रम होता है उससे भी हम समझ सकते हैं कि जो प्रोटोस्टार रहता है वो एक भ्रूण के समान होता है, फीटस के समान होता है, देखो। और जो मेन सीक्वेंस स्टार होता है वो समझो ये फेज है, बड़ा हुआ, अडल्ट हुआ, ठीक है, अडल्टहुड का पीरियड। और जो हमारा सुपर जाइंट या रेड जाइंट का पीरियड है वो हमारा मिडिल एज का पीरियड है। जब मृत्यु होती है ओल्ड एज में पहुंच गया और डेथ होने वाली है, तो ये व्हाइट डॉग बनेगा, ब्लैक डॉग बनेगा, या फिर पल्सर बनेगा, या फिर ब्लैक होल बनेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इन सबको हम समझते हैं, देखो जल्दी जल्दी समझते हैं। नेबुला क्या है, तो पहले जब स्टार्स बनता है तो फास्ट क्लाउड ऑफ गैस, ठीक है, गैस के बादल होते हैं और डस्ट होते हैं। गैस के बादल और डस्ट को ही क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज नेबुला, नेबुला क्या है, तो क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इज कॉल्ड नेबुला, ठीक है। ये एक तारा का समझो बिल्कुल जन्म वाला पीरियड चल रहा है, ठीक है। अब ग्रेविटी के कारण ये जो आपके गैसेज हैं वो धीरे 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 डेंसर, संघनन की क्रिया होते रहती है और डेंसर होते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एक निश्चित टेम्परेचर आता है तो ये प्रोटोस्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, उसके बाद जब कोलैप्स करेंगे नेबुला तो क्या बनेंगे, प्रोटोस्टार बनेंगे। ए प्रोटो कोलैप्सिंग क्लाउड फॉर्म्स ए हॉट डेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉल्ड प्रोटोस्टार। इस स्टेज पे अभी तक देखो, अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ था। हमें पता है कि सन में हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जब भी हम स्टार की बात करेंगे तो हम अपना रिलेटिव सन के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो सन में हमें पता है कि ऊर्जा कैसे जनरेट होती है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, सॉरी आई एम सॉरी, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे, अभी तक नाभिकीय संलयन इसमें स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रोटोस्टार की बात करेंगे, न्यूक्लियर नहीं प्रोटोस्टार की, तो प्रोटोस्टार पहला वो फेज है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन शुरू होता है, ये याद रखना है इस पॉइंट। अब आते हैं तीसरा फेज जो मेन सीक्वेंस स्टार के, ये सबसे लंबा फेज होता है। सबसे लंबा फेज क्या होता है, मेन सीक्वेंस स्टार, मुख्य अनुक्रम तारा का फेज जो है वो सबसे लंबा फेज होता है एक तारे में। इसमें जो कोर का डेवलपमेंट होता है काफी कोर गर्म हो जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है धीरे 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 अपने चरम पे पहुंचता है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोटोस्टार से, और अपने चरम पे कब पहुंचता है, मेन सीक्वेंस स्टार में। बिल्कुल अब अपने चरम पे पहुंच रहा है, ठीक है। और हमारा जो सूर्य है, हमारा सन अभी इसके मिड में है। मेन सीक्वेंस स्टार जो है हमारा सन अभी वही स्टार है, उसके मिड में चल रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं द फोर्थ फेज। देखो कब क्या होगा कि अब जब मेन सीक्वेंस स्टार एक पीक पे जाएगा, उसकी फ्यूल जनरेटिंग कैपेसिटी, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें फ्यूल जो है कमता रहेगा। जब एक तारे में फ्यूल की कमी हो जाती है, ईंधन की कमी, ईंधन मतलब ऐसा मत समझना सर वहाँ कोई ऐसा तो नहीं सर कोई एलपीजी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है भैया एलपीजी तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, नहीं ऐसा नहीं समझना। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है ना, ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीरे 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 कम हो जाती है
और एक वक्त ऐसा आता है जब तारा ठंडा होने लगता है। जब तारा ठंडा होने लगता है तो जो बाहर की जो परतें हैं, ठीक है, वो बिल्कुल रेडिश कलर की हो जाती है, इसीलिए इसको रेड जाइंट्स या रेड सुपर जाइंट्स बोलते हैं। अब जो छोटे तारे होंगे रेड जाइंट्स बनाएंगे, जो बड़े तारे होंगे रेड सुपर जाइंट्स बनाएंगे। ये चौथा फेज है एक तारे के जीवन का। जब हम पांचवें फेज की बात करेंगे, देखो क्या रहा ना कि इसके बाद जो लो मास स्टार्स हैं वो क्या बनाएंगे, पहले व्हाइट डॉर्फ फिर बाद में ब्लैक डॉर्फ। ठीक है, हमने बोला था कि द व्हाइट डॉर्फ बाद में ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा। ठीक है, सफेद बौने तारे जो हैं और ठंडे होकर के बाद में काले बौने तारे बन जाते हैं। ठीक है, अब जो बड़े स्टार्स होंगे वो क्या बनेंगे, ये सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड करेंगे और या तो एक पल्सर या न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन करेंगे और या तो एक ब्लैक होल में ये चेंज हो जाएंगे। हम ब्लैक होल के बारे में भी सीखते हैं कि ब्लैक होल क्या है। अब देखो तारों को तीन भाग में बांटा गया है। सूर्य के जैसा छोटा तारा, अभी तक हमें लग रहा होगा ना कि सूर्य बहुत बड़ा तारा है, नहीं, सूर्य बहुत छोटा तारा है। फिर मीडियम साइज और फिर लार्ज साइज। सूर्य के जैसा छोटा तारे का कहने का मतलब है जो हमारा सन है उस सन से 1.14 गुना तक बड़ा, वो हम छोटा तारा बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारा सन 100 kg का, सपोज करते हैं जो 144 kg का तारा है ना, यहां तक के तारों को हम छोटे तारा बोलेंगे। ये हमारा सपोज करो ये सन का मास है, तो यहां तक के तारे को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे। अच्छा, लार्ज मीडियम किसको बोलेंगे, जो 144 से लेकर के 300 तक, ठीक है, 1.44 टू 3 सोलर मास तक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम साइज स्टार बोलेंगे। अब देखो जो छोटे तारे होंगे वो सबसे पहले सफेद श्वेत बौने तारे में बदलेंगे, व्हाइट ड्वार्फ में, और उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे मीडियम होंगे, ठीक है, मध्यम आकार के जो तारे होंगे वो न्यूट्रॉन स्टार में चेंज होंगे या फिर पल्सर स्टार में चेंज होंगे। ठीक है, और जो सबसे बड़े तारे होंगे वो क्या बनेंगे, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और वो ब्लैक होल के रूप में वो तब्दील हो जाएंगे। अब देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट जो हमें जानना है, अभी पता कैसे लगेगा यार किसी छोटे तारे हैं कि बड़े तारे हैं कि मीडियम तारे। तो तारे, जब तक तारों में विस्फोट ना हो तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि छोटे थे कि बड़े थे कि मध्यम थे। ठीक है, तारों में जब विस्फोट होगा और विस्फोट के बाद जो बच गया, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक पटाखा जलाया और पटाखा ऐसे चिथड़ी चिथड़ी उड़ गया, तो उसके बाद उसको इकट्ठा करो, जो बच गया ना, अगर वो बचा हुआ पार्ट 1.14 सोलर मास से कम हो या इक्वल हो तो स्मॉल स्टार, 1.44 से 3 के बीच में हो तो मीडियम, और 3 से लेकर के 8 तक या 3 से ज्यादा तो वो क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। देखो आगे यही लिखा गया। रेड जाइंट्स जो हैं वो क्या बनेंगे, व्हाइट डॉर्फ बनेंगे। रेड सुपर जाइंट्स न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे। देखो ये 4 से 8 सोलर मास के हैं। ठीक है, और ये ब्लैक होल में चेंज हो जाएंगे, ये ठीक है। अच्छा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो है इसके बाद तारों की मृत्यु हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन इज द लास्ट फेज, ठीक है, ऑफ अ स्टार। ठीक है, अब हमारे सूर्य का क्या स्थिति होने वाला है, देखो हमारे सूर्य अभी इंटरमीडिएट फेज में है, या फिर हम बोल सकते हैं तो सूर्य एक रेड जाइंट बनने वाला है। हमें पता है, अभी हमने बताया कि एक छोटा तारा है, तो एक रेड जाइंट बनेगा। आज से करीब 5 बिलियन साल बाद की बात होगी। सूर्य जो है, सूर्य की जो बाहरी सतह है वो एक्सपैंड करेगी, वो फैलेगी। क्यों फैलेगी, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो चुका होगा, नाभिकीय जो संलयन है वो संलयन बंद हो चुका होगा। सूर्य की बाहरी सतह जो है फैलेगी, और जब वो फैलेगी तो ये मान के चलो जो भी तुम्हारे ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर वाले जो भी तुम्हारे ग्रह हैं, जैसे हमारा बुध हो गया, हमारा मंगल हो गया, हमारा पृथ्वी हो गई, ये सब उसके चपेट में आ जाएंगे और ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये होने से मतलब हमारे सूर्य के खात्मा होने से, सूर्य चले जाने के पहले ही पृथ्वी का नाश हो चुका हो। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर कल, भैया कल तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए हम। और सूर्य क्या बन जाएगा, व्हाइट डॉर्फ बनेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक डॉर्फ बनेगा क्योंकि छोटा तारा है सूर्य। ठीक है, देखो, यही हम बता रहे थे ना कि सन जो है, देखो हमारी पृथ्वी है नहीं है, बाकी तो खा गया। सूर्य जो है रेड जाइंट बनेगा और बाकी खा जाएगा, ये करंट स्थिति है। ठीक है, ये हमारा बुध है, ये हमारा शुक्र है, तो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा मंगल है, ये सब गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज जो हमने अभी बार बार हम जो चर्चा कर रहे हैं कि सर ये 1.44
फिर 1.44 से 3 तक, फिर ये हमारा स्मॉल 1.44 से छोटा स्मॉल, ये मीडियम तारा, और जो हमारा लार्ज तारा है वो 3 से बड़ा है लार्ज तारा। ठीक है, तो ये बताया कौन, ये जो 1.44 है, ये वाला 1.44 दिया कौन? तो ये इंडिया के ही साइंटिस्ट थे, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट, जिन्होंने 1931 में इस कंसेप्ट को दिया, और इस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। चंद्रशेखर लिमिट वो लिमिट है जहां, जैसे हमें पता है कि एक जो परमाणु होता है, एक एटम होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से चक्कर लगा, वो थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के, अपने परमाणु को छोड़ के बाहर निकल जाए, उसे चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक होल के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि ब्लैक होल क्या है। देखो, ब्लैक होल जब तारों की मृत्यु हो जाती है तो मान के चलो एक ऐसा छोटा सा स्पेस है जहां बिल्कुल अंधेरा है, नाम से ही पता लग रहा है। अब ये इतना अंधेरा है कि अगर लाइट भी आए ना, तो लाइट भी इसके अंदर घुस जाए और इसके अंदर विलुप्त हो जाए, इसको बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, इसका ग्रेविटेशन फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि आसपास की जितनी चीजें हैं ये सबको निगल जाएगा ब्लैक होल। ठीक है, और ब्लैक होल पहले तो बड़ा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे छोटा 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 होते होते एकदम बालू के कण की इतना बराबर। ठीक है, अच्छा, अब हम सूर्य के बारे में जानते हैं। बहुत खास बात है, ठीक है, और थोड़ा हैरत हैरत वाली बात है कि क्या सच में इतना ज्यादा है। देखो, जब हम बात करें तो सूर्य और गैलेक्टिक सेंटर, जो हमारी आकाश गंगा है, उसके सेंटर से जो सूर्य की दूरी है ना, वो लगभग 25,896 लाइट ईयर दूर है, या फिर इसको हम बोलते हैं 7.94 किलो पास्कल, 7.94 किलो पास्कल। अच्छा, लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर होता है प्रकाश को, अच्छा, प्रकाश की गति क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की गति है। ठीक है, या 3 लाख किलोमीटर पर आवर इसको बोलते हैं। तो प्रकाश को एक साल, ये 1 सेकंड में इतना मीटर चलता है। प्रकाश को एक साल में लगा चलने वाली दूरी जो है, प्रकाश द्वारा एक साल में चलने वाली दूरी को लाइट ईयर बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान देना कि ईयर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक समय की बात कर रहा है, ये यूनिट है डिस्टेंस का हमारा। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष है। अच्छा, सूर्य की स्पीड के बारे में बात होगी कि सूर्य की स्पीड क्या है। तो सूर्य की स्पीड है 720 किलोमीटर, 720,000 किलोमीटर का क्या मतलब है? 720 1 2 3, तो मतलब 7,20,000 किलोमीटर पर आवर, ये सूर्य की स्पीड है। भाई, सूर्य की स्पीड देखो इतनी ज्यादा है। और इस स्पीड से भी जब वो आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा होता है, अभी हमने बताया था आकाश गंगा का चक्कर कौन लगा, आकाश गंगा ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा, आकाश गंगा का चक्कर एक तारा लगाएगा, और सूर्य जैसे बिलियंस तारे हैं जो आकाश गंगा मिल्की वे के चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य को हमारे जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं भाई, 25 करोड़ साल। ठीक है, ये दो डेटा याद रहेगा कि 7,20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ये 25 करोड़ साल लगाएगा तो एक चक्कर लगा पाएगा आकाशगंगा। ठीक है, अच्छा, अब सूर्य जो है पूरी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाएगा। जैसे हमें पता है कि ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी एक चक्कर जब लगा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक साल बोलते हैं। एक साल ना बोल करके एक अर्थ ईयर बोल देना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक साल हर प्लेनेट के लिए अलग अलग है। अर्थ का एक साल अलग है, मून का एक साल, सॉरी, जुपिटर का एक साल अलग है, बुध का अलग है, शुक्र का अलग है। तो ये एक अर्थ ईयर होता है। उसी तरीके से जब हमारा आकाश गंगा का एक चक्कर सूर्य लगा चुका होता है तो उसको एक कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। तो एक कॉस्मिक ईयर इसको बोलेंगे जब सूर्य जो है आकाश गंगा का एक पूरा चक्कर लगाएगा। ठीक है, और ये कितने साल का होगा? 25 करोड़ साल का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने जितना पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया। अब हम लगातार कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो घटना चक्र पर बेस्ड है। तो हमने क्या क्या देखा? तो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सही बात है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये किसने दिया है? बताओ, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया? ये वैगनर ने दिया था। आगे हम चल के पढ़ेंगे, लेकिन अब चूंकि इसी क्रम में
घटना चक्र में दिया है, तो इसी क्रम में पढ़ने वाले। तो ए वैगनर ने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो कैसी गैलेक्सी, तो इलेक्ट्रिकल है, इरेगुलर है, राउंड है। देखो हमने बैरल शेप तो पढ़ा, लेकिन हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये स्पाइरल शेप की हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, द नेक्स्ट। अब बताओ, आया है ना सवाल कि सूर्य को हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 25 करोड़ साल की 2.5 करोड़ साल, तो 25 करोड़ साल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो तारे का रंग है ये किस बात का प्रतीक है, किस चीज का संकेत है? सूर्य, सूर्य से दूरी। ये तो सरासर गलत होगा भाई। तो हर तारे के रंग के बारे में बात हो रही है। लाइटिंग और ग्लोइंग, चमक रहा है, ये भी बात नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से कितना दूरी है ये कलर डिसाइड करेगा, ये भी गलत बात है। टेम्परेचर, किसी भी चीज का कलर जो है टेम्परेचर पे दिखाई देगा। अच्छा, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो टर्म है उसको व्हाइट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट। ये हमने क्या बोला था कि जिस सीमा के परे स्टार्स, ये स्टार्स लिखा है, ये स्टार्स लिखा है, जिस सीमा के परे तारे जो है इंटरनल कोलैप्स हो जाते हैं, उस सीमा को हम क्या बोलते हैं? जिस सीमा के बाद तारे इंटरनली कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब तारे अपने मृत्यु के फेज में पहुंच जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। और चंद्रशेखर लिमिट है कितना? 1.44 अर्थ मास, सॉरी सोलर मास। ठीक है, नेक्स्ट। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल का नाम ब्लैक होल है क्या है? एक फ्लाइट रिकॉर्डर इन एरोप्लेन। देखो जो फ्लाइट रिकॉर्डर होता है ना एरोप्लेन में, उसको ब्लैक होल नहीं, उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, स्पॉट ऑन द सन, ये भी नहीं होगा। अंटार्कटिका में एक प्लेस है, ये भी नहीं होगा। एक कोलैप्स स्टार है, जब एक बड़ा स्टार, लार्ज साइज का स्टार। अच्छा, लार्ज साइज के स्टार कैसे पता लगेगा? लार्ज साइज का स्टार जिनकी मृत्यु होने के बाद जो रिसीव्ड पार्टिकल्स हैं, जो रिसीव्ड पार्ट्स हैं, वो जो है वो 3 सोलर मास से बड़े हो जाए, 3 सोलर मास से वो बड़े हो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तारों के कारण इनमें से कौन सी खगोलीय घटना होती है? ओजोन होल। ओजोन में तो छेद हो रहा है, तो ओजोन में छेद तो हमें पता है ना कि हमारा जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, उसके कारण ओजोन की परतें जो है उसमें छेद हो रही है। ठीक है, आगे हम बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ब्लैक होल, ये स्टार्स के कारण क्या होता है? ब्लैक होल होता है। जब स्टार्स की मृत्यु होती है तो एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है बड़े स्टार्स की मृत्यु होने पे। ठीक है, छोटे स्टार की मृत्यु होने पे ये याद रखना, छोटे स्टार की मृत्यु, मीडियम स्टार की मृत्यु और लार्ज स्टार की मृत्यु। लार्ज स्टार की मृत्यु पे ब्लैक होल का फॉर्मेशन होगा, छोटे स्टार की मृत्यु पे न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होगा। नाम न्यूट्रॉन ही लिखा होता है, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होगा, और इसी को क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। और जो छोटे स्टार होते हैं, जब छोटे स्टार की मृत्यु होती है तो छोटे स्टार की मृत्यु पे पहले तो सफेद बौने तारों में ये तब्दील होता है, और उसके बाद ये ब्लैक पौने तारे में। आपने देखा होगा, मान जैसे एक आपने लकड़ी जलाया, ठीक है, तो जब लकड़ी जल जाती है तो पहले लकड़ी क्या होगी? पहले लकड़ी हल्की सी सफेद होती है, फिर जब वो जल के बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो फिर आप देखोगे पूरा ब्लैक हो जाता है। तो लकड़ी जलाया है, ठीक है, जो चारकोल बनता है पहले वो सफेद होता है, फिर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। जो ब्लैक होल थ्योरी है वो किसने दिया था? सीवी रमन ने, भाभा ने, चंद्रशेखर ने, या हरगोविंद खुराना ने? देखो भैया, इनका तो मेडिकल साइंस से रिलेशन है। अभी हम चंद्रशेखर जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चंद्रशेखर जी ने दिया था ब्लैक होल थ्योरी। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से चंद्रशेखर जी यहाँ करेक्ट है। लेकिन जब हम ब्लैक होल थ्योरी की बात करेंगे तो किसी को ये लग रहा है कि जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था? गलत। जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स।
कि क्या दिया था, थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स ने दिया था, ठीक है। और इसी थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को सपोर्ट किया था, इंटरप्रेट किया था 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने, ठीक है। तो ब्लैक होल थ्योरी की, ब्लैक होल किससे रिलेटेड है, तारों की मृत्यु से, और तारों की मृत्यु से चंद्रशेखर लिमिट दिया गया, तो चंद्रशेखर जी ने दिया था, ठीक है। फिर देखो असर्शन रीजन है, क्या कह रहा है कि ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे दूरबीन द्वारा नहीं देखा जा सकता, ठीक है। ब्लैक होल क्या है, एक खगोलीय इकाई है जिसे दूरबीन द्वारा नहीं देखा जा सकता, सही बात है, दूरबीन द्वारा नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता भाई, कैसे देख लोगे। अब अब कोई चीज हम देखते कैसे, सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा, मतलब हमें नॉलेज ना हो ना, तो हम लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि मेरे पास ये सामने लैपटॉप पड़ा है, हम इसको कैसे देख रहे हैं, तो लाइट इस पे आ रही है, प्रकाश इस पे पड़ रहा है, और प्रकाश इससे हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तब हम इसे देख पाते हैं। तो जब हमने बताया कि जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर जब लाइट जाती है तो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, वो लाइट को भी खा जाता है। तो जब लाइट उधर से आएगी नहीं, रिटर्न होगी, तो हम कैसे देख पाएंगे, टेलीस्कोप छोड़ो, हम देख ही नहीं पाएंगे ब्लैक होल, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हम नहीं देख सकते, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है, ग्रेविटेशन फील्ड ऑन ए ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशन फील्ड कि इससे लाइट भी बच के ना निकल पाए। हाँ यही कारण है, यही तो कारण है जिससे हम ब्लैक होल को नहीं देख पाते हैं। तो दोनों सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चल, ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद मौजूद एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। यह गुण इसके कारण है, किस कारण है, बहुत छोटे साइज के कारण, बहुत बड़े साइज के कारण, हाई डेंसिटी। क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी जो स्पेस में है जब ब्लैक होल के आसपास रहेगी तो इसके बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो ये किस चीज के प्रॉपर्टी के कारण है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है, ठीक है, किसी कोई भी रेडिएशन नहीं निकल पाता है, ठीक है। हमें पता है रेडिएशन जो है वेव्स के फॉर्म में निकलता है, और ऐसे रिलेट कर सकते हो, लाइट जब है, लाइट भी वेव है, तो लाइट भी अगर नहीं, लाइट को भी वो खा जा रहा है ना। तो कोई भी रेडिएशन बाहर, कोई भी विकिरण बाहर नहीं निकल पाएगा, और इसका कारण है उसका बहुत हाई डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, तो सुपरनोवा क्या है बताओ, सुपरनोवा एस्ट्रॉइड है, ब्लैक होल है, कॉमेट है कि डाइंग स्टार है, ये बताओ। अब देखो ये तो नहीं बोलोगे, एस्ट्रॉइड नहीं है सर, कॉमेट तो नहीं होगा, ठीक है। अब ब्लैक होल एक डाइंग स्टार है, इसमें काफी कंफ्यूजन है कि सुपरनोवा क्या है। हमने बताया था सुपरनोवा इज द लास्ट फेज ऑफ द स्टार एंड सुपरनोवा इज द डाइंग स्टार, इसके बाद स्टार खत्म हो जाता है, ठीक है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, उसके बाद स्टार खत्म हो जाता है, एक डाइंग स्टार है सुपरनोवा, ठीक है। और जब तारे मर जाते हैं तब वो ब्लैक होल का व्हाइट डॉर्फ, ब्लैक डॉर्फ, ठीक है, और फिर हमारा पल्सर स्टार का निर्माण होता है। अच्छा, हमारे पूरे स्पेस में कितने कॉन्स्टलेशन है, हमारे पूरे स्पेस में कितने कॉन्स्टलेशन है, ये बताओ, नक्षत्र जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग आपने नाम सुना होगा, जैसे सप्तऋषि का नाम सुना है, ठीक है, जिसे ग्रेट पियर भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो कितने टोटल हमारे स्पेस में कितने कॉन्स्टलेशन है, तो टोटल 88 कॉन्स्टलेशन है हमारे पूरे स्पेस में, ठीक है। और जो हमारे कॉन्स्टलेशन है सबसे अच्छा व्यू इनका कहाँ से मिलता है, तो नॉर्थ पोल से मिलता है और साउथ पोल से मिलता है, इनका सबसे अच्छा व्यू, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक खगोलीय पिंड नहीं है, अब सुनो। देखो पल्सर जो है एक खगोलीय पिंड है, हमें पता है, जो मीडियम साइज के स्टार की डेथ होती है तो पल्सर बनता है। ब्लैक होल, लार्ज साइज के स्टार की डेथ होगी तो बनेगा। ब्रिटल स्टार, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ब्रिटल स्टार जो है, ये नाम तो लग रहा है स्टार, ठीक है, लेकिन स्टार नहीं है, ठीक है। ये ओशियन में पाने वाला एक जीव है, ठीक है। तो ब्रिटल स्टार हमारा ये होगा। नेक्स्ट, करेक्ट, ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन पार्टिकुलर शेप, एक पार्टिकुलर कोई फिक्स पैटर्न हो, फिक्स शेप हो, उसी को नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। देखो एंड्रोमेडा जो है हमारी सबसे नजदीक वाली गैलेक्सी का नाम है, सबसे नजदीक वाली आकाशगंगा का नाम है। सोलर सिस्टम हमारा सौर परिवार है, मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्स्टलेशन होगा, नक्षत्र होगा। द नेक्स्ट, जो हबल टेलीस्कोप है, आपको पता होगा नासा ने हबल टेलीस्कोप भेजा था,
फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेल इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द डिस्टेंट स्टार ने, तो कौन से स्टार का, हमारे सन का स्टार का फोटो है हमारे पास। सन के बाद जो सबसे पहला सेकंड नंबर का जो स्टार है जिसका फोटो है हमारे पास, उसका नाम है बेटलग्यूज। उसका नाम क्या है? बेटलगेश। उसका नाम क्या है? बेटलगेश। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य में स्थित अंतरिक्ष यान में एक व्यक्ति देखेगा कि आकाश काला है। व्यक्ति क्या देखेगा? आकाश काला है। सही बात है। हाँ यार, आकाश काला है दिखेगा। ठीक है। स्टार डू नॉट ट्विंकल। आकाश काला है दिख रहा है तो उसको ये भी दिख रहा है कि स्टार तो ट्विंकल ही नहीं कर रहा है, स्टार क्या है? चमक नहीं रहे हैं। ये भी सही बात है। ठीक है। अरे जब पूरा का पूरा काला दिख रहा है तो चमकते हुए कैसे दिखेगा स्टार्स? ठीक है। द टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट मोर देन दैट ऑफ द। अब हमें पता है यार, जैसे जैसे आप स्पेस में बढ़ोगे तो टेम्परेचर, स्पेस की बात हो रही है, ये मत समझना कि सर ये तो बिल्कुल सन के पास पहुंच चुके हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अपन स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस क्राफ्ट में जैसे हमें पता है कि नॉर्मल लैप्स रेट होता है जो 1 किलोमीटर पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर हमारा कमता है। ठीक है, 6.4 या 6.5 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा। अब ये हम एटमोस्फेयर की, वायुमंडल के अलग अलग लेयर्स में पढ़ेंगे कि हाँ, हमारा जो पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसमें टेम्परेचर गिरता है। उसके बाद दूसरा लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। तीसरा लेयर में फिर गिरता है। ये सब चीजें हम आगे देखने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये गलत है। तो सिर्फ पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है। द नेक्स्ट, लाइट ईयर क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? बताया था। बहुत लोग इसको टाइम बता देंगे लेकिन ये डिस्टेंस का करेक्ट यूनिट है। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर। ठीक है। आज ये पहली बार मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल मुझे इस आदत नहीं है टाइप की, तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है। ठीक। द नेक्स्ट, अरे यदि तारों को एक पर्यवेक्षक द्वारा क्षितिज पर लंबवत उठते हुए देखा जाता है तो किस स्थिति में होगा? क्या कह रहे हैं? तो तारे जो है एकदम परपेंडिकुलर उठ रहा है, एकदम सीधा आपको दिख रहा है कि सीधा जा रहा है, तो वो कहाँ होगा उस स्थिति पे? नॉर्थ पोल पे हो सकता है, इक्वेटर पे हो सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो सकता है, साउथ पोल पे हो सकता है। देखो भैया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो कि बड़ा वियर्ड सा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे हो सकता है ना? ठीक है। अब देखो, जैसे हमारी धरती है, परपेंडिकुलर का मतलब तो बिल्कुल लंबवत। अब ये चूंकि ये 3D है तो मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे उठता हुआ नजर आ रहा है। हमें नहीं लगता है कि अगर इस पॉइंट पे हो तब मुझे परपेंडिकुलर नजर आएगा। ठीक है। तो ये इक्वेटर पे होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नजर आए तारे निकलते तो ये इक्वेटर पे होना चाहिए। अब जैसे कोई इस इंड पे रहेगा, उसको तो बगल से ही तारे नजर आ जाएंगे, बिल्कुल लगेगा कि हाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइक तारे उसको नजर आ रहे हैं। हालांकि वो हॉरिजॉन्टल नहीं। ठीक है। लेकिन बिल्कुल अगर वर्टिकल, अगर परपेंडिकुलर तारों का निकलता दिख रहा है किसी को तो वो इक्वेटर पे है। ठीक है। वो कहाँ है? भूमध्य रेखा पे। ठीक है। आगे बढ़े। फिर क्या करें कि एक व्यक्ति एक अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा और अपने गांव तक पहुंचना चाहता है। रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, अपने गांव तक पहुंचना चाहता है। अब देखो, गांव तक पहुंचना चाह रहा है, फिर कह रहा है कि उस बिंदु से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। उसका गांव जो है उस बिंदु से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है। मान लेते हैं एक व्यक्ति है यहाँ खड़ा है और इसका गांव जो है ये पूर्व में, हमें पता नहीं है कहाँ है, पूर्व में इसका गांव 5 किलोमीटर दूर है। उसके पास दिशा खोजने के लिए कोई उपकरण नहीं है। ठीक है। उसे ध्रुव तारे का पता लगा लिया। अच्छा, एक चीज समझो, जो पोल स्टार होता है ना, पोल स्टार जो ध्रुव तारा होता है, इसकी पोजीशन फिक्स होती है, नॉर्थ में होता है, ये उत्तर में होता है पोल स्टार। ठीक है। ये बिल्कुल आप उत्तर में देखोगे आपको दिख जाएगा, बहुत चमकीला तारा। फिर क्या कह रहा है कि बताओ वो किस डायरेक्शन में पता करें। अब देखो, नॉर्थ तो देख लिया वो, तो देखो अगर हम ये डायरेक्शन बनाए, ये देखो ये डायरेक्शन बना रहे, ये नॉर्थ है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसको यहाँ दिख रहा होगा ये तारा, कि अरे इस डायरेक्शन में तारा है, और उसको जाना कहाँ है? ईस्ट में जाना है। उसका गांव ईस्ट में है। तो बताओ इस किधर चलना शुरू करेगा? ये किधर है बताओ? तो कीप डायरेक्शन द पोल्स, क्या कह रहे हैं? ध्रुव तारे को उसके बाईं ओर रखते हुए।
ध्रुव तारे को किधर रखेगा, अपनी बाईं ओर की दाईं ओर। देखो ये व्यक्ति इधर चलना चाह रहा है, इधर चलना है इस व्यक्ति को, तो ध्रुव तारा इसके किधर होगा बताओ। ये हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ध्रुव तारा को लेफ्ट में रखना चाहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल रीजनिंग का सवाल है। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये नॉर्थ है और इसको जाना है ईस्ट, इसको इस डायरेक्शन में जाना है। अब ये व्यक्ति इधर मुड़ रहा है, तो ध्रुव तारे को इस डायरेक्शन में रखना चाहेगा, और इस डायरेक्शन के कंपेरिजन में, ईस्ट के कंपेरिजन में ये हमारा क्या है, लेफ्ट है, और ये हमारे ईस्ट के कंपेरिजन में क्या है, राइट है। तो लेफ्ट रखेगा मतलब बाईं ओर रखेगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पोल इज, जो पोल के डायरेक्शन, ध्रुव की डायरेक्शन बताता है, उस स्टार के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो स्टार के ग्रुप को हम सप्तऋषि ही बोलते हैं। ठीक है, जो पोल के डायरेक्शन को, पोल मतलब हमारे ध्रुवों के डायरेक्शन को, दिशा को बताता है। इनमें से कौन सा टर्म जो है स्पेस से रिलेटेड नहीं, टेलीमीटरिंग, वेटलेसनेस, सिस लूनर, बाइट, तो कौन सा टर्म नहीं है, सब पता लग गया। देखो लूनर का मतलब क्या है, जहां भी लूनर आए वहां मतलब मून से रिलेटेड, चंद्रमा से। वेटलेसनेस का मतलब क्या है कि भारहीनता महसूस कर रहे हैं, आपको पता होगा चंद्रमा पे जो भार है 1/6 हो जाता है। मतलब आप अगर पृथ्वी पे 100 kg के हो, तो चंद्रमा पे 16.67 kg के ही रहोगे, इतने हल्के हो जाओगे। ठीक है, बाइट क्या है हमारा, ये कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, आपने सुना होगा 1 बाइट, 1 किलो बाइट। ठीक है, एक बाइट के बाद निबल होता है 8 बाइट बराबर, 1 किलो बाइट के बाद 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट के बाद 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट के बाद 1 जीबी, जीबी के बाद 1 टीबी, और सब में हजार हजार से गुना करो। देखो 1000, 1000, 1024 का मल्टीपल होता है ये, 1024, 1024 MB 1 KB। केबी लिख दिया क्या मैंने भाई, ये केबी लिख दिया, गलती कर दिया। 1024 MB 1 GB के बराबर, 1 GB, 1024 GB, 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर बाइट। अब देखो कुछ टर्म्स है, क्या कह रहा है कि टर्म जो है इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये जो टर्म जो अक्सर न्यूज में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये टर्म किससे है, देखो स्ट्रिंग थ्योरी, ये थ्योरी जो है यूनिवर्स के ऑरिजिन से रिलेटेड है। ये माना गया कि ऑरिजिन जो है ये स्ट्रिंग के धागे के रूप में ऐसे ऐसे बनी हुई। सिंगुलरिटी ये थ्योरी है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, ठीक है, जब हम बिग बैंग की बात करेंगे, तो जो बिग बैंग थ्योरी है, तो पहले तो मानते हैं कि बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट से विस्फोट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है वही सिंगुलरिटी। ठीक है, तो ये किससे पता लग रहा है, पहले तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग हम करना सीखते हैं। तो ये कहीं से भी इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से लग रहा है कि पृथ्वी का ऐसा इवोल्यूशन हुआ होगा, नहीं। सैटेलाइट प्लेस करने की तो बात ही नहीं होगी। अच्छा, सोलर और लूनर इक्लिप्स की बात यहाँ हो रहा है, इक्लिप्स की बात कहाँ से आएगी, ये भी गलत। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड स्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स के बारे में ये बातें हो रही होंगी। ठीक है, जैसे इवेंट हॉरिजॉन क्या है, एक बाउंड्री है जो डिफाइन करता है एरिया सराउंडिंग ए ब्लैक होल। एक ब्लैक होल के चारों तरफ जो एरिया रहेगा उसको हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है, ठीक। फिर सिंगुलरिटी क्या है कि इट इज ए प्लेस, वो एक जगह है स्पेस टाइम में जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इनफाइनाइट हो जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। ठीक है, स्ट्रिंग थ्योरी अभी हमने बताया कि स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि जो जितने भी मैटर्स है यूनिवर्स में वो एक डायमेंशन, छोटे 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 धागे टाइप से बने। ठीक है, और स्टैंडर्ड मॉडल बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी, स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, ये हमने हिंदी में इन चीज़ों को लिखा है। तो हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। एक सवाल और रह गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल यूनिट नहीं है टाइम। तो देखो ये तो भैया नेचुरल यूनिट है। ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, आपको पता होगा कि जैसे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, मानक समय, ये 82.30, ठीक है, या 82 हाफ इसको बोलते हैं। ठीक है, जो इलाहाबाद नैनी से पार करता है। ये स्टैंडर्ड टाइम है भारत का। स्टैंडर्ड टाइम इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें पता है कि भारत जो है वो पूरब से पश्चिम की
की ओर जब हम समय का अंतराल देखते हैं तो लगभग 2 घंटा। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की उदय की स्थिति और गुजरात में सूर्य के उदय की स्थिति देखें तो दोनों में जो समय का अंतर है वो लगभग 2 घंटे का समय का अंतर आता है। तो फिर ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कोऑर्डिनेशन में। तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा, ठीक है, जो लगभग 20 से है ना इलाहाबाद से पार करता है, तो 82.5 रखा। 82.5 डिग्री से हमारा लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से हमारा पास करता है। ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है। चलिए, सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए सभी का विशेष दिल से आभार। फिर हम मिलेंगे इसी तरीके की सीरीज से, जिसमें हम अगले वीडियो में हम अपने पूरे सौर परिवार के बारे में, पूरे सोलर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।